सभी जीएस के छात्रों को, सभी साइंस के जीएस के छात्रों को ये बताना है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसे विलियन कहते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझाया जाएगा और जब भी कोई क्वेरी हो तो उसे बीच में फोन करके पूछ भी लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विलियन। विलियन का मतलब है, अगर मैं परिभाषित करूं, अगर परिभाषित करूं तो ये, अगर मानो हमने लिखा है विलियन, तो इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। सबके पास एनसीईआरटी किताब होगी, और नहीं है तो किसी अभी जिसने 12th के पेपर दिए उससे ले लो, और उसमें ये सब डेफिनेशन मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब समांगी शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन किताबों में मिल जाएगी, लेकिन समांगी शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। समांगी को हम होमोजीनियस भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन समांगी शब्द का मतलब है जिन पदार्थों से विलियन बना है उनके जो पार्टिकल साइज है, यानी उन पदार्थों के कणों के साइज ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए लगभग, तभी समांगी बनेगा। यानी जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो उनकी फेज या प्रावस्था अलग अलग होती है, लेकिन मिलने के बाद एक ही प्रावस्था बननी चाहिए दोनों की, विलेय की भी, और विलेय और विलायक एक ही प्रावस्था में चले जाएं तो ऐसे मिश्रण को कहा जाता है समांगी। और समांगी का मतलब होता है विलियन। विलियन हमेशा समांगी ही लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब विलियन जो है, मेनली दो कंपोनेंट इसके रहते हैं, एक विलेय और विलायक। तो अगर हम विलियन देखें तो सही मायने में विलियन बराबर है विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलेय का मतलब होता है सॉल्यूट और विलायक का मतलब होता है सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमें ये समझना है विलेय क्या है और विलायक क्या है। सही मायने में विलेय शब्द का मतलब है जो कम मात्रा में लिया गया हो, और विलायक का मतलब है जो अधिक मात्रा में लिया गया हो। और दूसरी सबसे खास बात यह है विलायक की कि विलियन उसी प्रावस्था में जाता है जिस प्रावस्था में विलायक होता है। अब जैसे मतलब समझो, 10 ग्राम शुगर ली हमने, चीनी, और 100 ml लिया हमने वाटर, ठीक है। अब दोनों को जब मिक्स करोगे तो फेज कैसी बनेगी? लिक्विड, यानी द्रव अवस्था ही तो बनेगी। यानी अगर मैं देखूं तो ये द्रव अवस्था में चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां जो पानी है वो भी द्रव है, चीनी जो है वो शुगर ठोस है, और जो तैयार चीज है वो कैसी है? द्रव। तो यानी विलायक उसे कहा जाता है, यानी जो विलियन है उसी प्रावस्था में जाएगा जिसमें विलायक होता है, या दूसरे शब्दों में कह लो, जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक और जो कम मात्रा में हो वो विलियन, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। विलेय का मतलब कम मात्रा में लिया गया, विलायक का मतलब अधिक मात्रा में लिया गया। और दूसरी खास बात यह है कि विलियन उसी प्रावस्था में जाता है जिस प्रावस्था में विलायक होता है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर तुम्हें समझाया है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि विलियन होता है समांगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं तुम्हें छोटी छोटी कुछ बातें बता दे रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। जैसे सबसे पहले आता है विलियन के टाइप्स, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार रहता है, वैसी जनरल रूटीन में, लैब में भी तुमने देखा होगा, लिखा रहता है तनु विलियन, तनु लिखा रहता है, सांद्र लिखा रहता है। इन शब्दों को समझना है। तो अगर मान लीजिए कहीं लिखा है, लैब में भी तुमने देखा होगा, वो लैब की शीशियों पे लिखा रहता है DIL, यानी इसका मतलब होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब हिंदी में होता है तनु। इस तनु शब्द का मतलब है जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से मतलब विलेय से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन विलायक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए तो
प्राप्त विलयन तनु विलयन कहलाएगा। लैबों में तुमने देखा हो तो एसिड जो आते हैं वो बने हुए कंसंट्रेट आते हैं, यानी सांद्र अवस्था में आते हैं, कंसंट्रेट फॉर्म में। लेकिन उन्हें पानी मिलाकर धीरे धीरे उनमें पानी बढ़ाया जाता है, यानी विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो वो फिर तनु कर लिए जाते हैं। तो जहां विलायक की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो वो प्राप्त विलयन तनु कहलाएगा, और जहां विलायक की मात्रा कम हो तो सांद्र विलयन कहलाएगा। यानी अगर किसी पदार्थ किसी विलयन के विलायक की जानकारी है तो उसे तनु करना बड़ा आसान है, उस विलायक को धीरे धीरे उसमें बढ़ाते चले जाओ। लेकिन सांद्र करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब जैसे मान लो तुमने देखा होगा दूध को जब हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उसमें से पानी वेपोराइज होती चले जाता है और धीरे धीरे वो गाढ़ा होता चला जाए, और वो बहुत गाढ़ा 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 सॉलिड, और एक बात बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाए जब खोआ भी बोलते हैं, तो वो सांद्र करने की अवस्था है। सांद्र करना थोड़ा कठिन रहता है। ठीक है, तो अब जो है हमें अब तनु के बाद अब हमें देखना है विलयन के जो विलयन के मेन टाइप है। मेन टाइप से मतलब होता है कि अगर मैं देखूं ध्यान से, देखो जैसे हमने कह दिया ये है हमारी विलेय, ये हुआ हमारा विलायक, और यहां लिख लेते हैं हम उदाहरण। जैसे मान लो हमने ठोस लिया विलेय और द्रव लिया हमने विलायक, तो मतलब जैसे ठोस को मैं द्रव में घोल दूं, ये भी विलयन का एक प्रकार है। तो ठोस को अगर मैं द्रव में घोलूं तो कोई विलयन बन जाएगा, जैसे नमक प्लस पानी, नमक ठोस पानी द्रव, तो बन जाएगा विलयन। मान लीजिए मैंने लिया है द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो उदाहरण के तौर पर तुम देख सकते हो एल्कोहल प्लस पानी, ये भी काम आ जाएगा। दूसरा रहता है गैस और द्रव। अब गैस और द्रव को अगर हम देखें तो गैस और द्रव का तुम्हें उदाहरण मिलेगा जैसे जिसे हम बोलते हैं झाग, वह द्रव में गैस भर जाती है तो झाग बनता है। अब विलेय की प्रावस्था हम बदल देते हैं, ठोस, विलायक भी ठोस, तो तुमने देखा होगा एक शब्द होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, ये बहुत सारी मिश्र धातुएं होती हैं जो ठोस और ठोस को मिलाकर ही बनाई जाती हैं। दूसरा अगर मान लो हमने लिखा है, अब लिखा है हमने द्रव और फिर लिखा है ठोस, मतलब हमने क्या काम करा है, द्रव को ठोस में डाला है। ठीक है, तो ऐसा क्या उदाहरण होगा, तो देखो एक शब्द होता है अमलगम। अमलगम, अमलगम से मतलब क्या है, देखो अमलगम कहते हैं जब किसी मेटल के साथ मरकरी को मिला दिया जाए। मरकरी होती है द्रव और मेटल सारी ठोस होती हैं, तो जब इनको मिलाया जाता है तो अमलगम तैयार होती है। तो अमलगम इसी का एक एग्जाम्पल है। अब जैसे गैस और ठोस, अब हमने आपके विलायक गैस लिया है, ठोस लिया है विलायक। अब हम गैस को ठोस में घोल दें, तो गैस को ठोस में सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन गैस का H2 गैस का धातु की सतह पर अधिशोषण, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जहां जब अभी तुम 11th क्लास में भी पढ़े हो कि जहां हम देखते हैं कि वो जैसे एल्कीन में हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं या एल्काइन में हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो वहां कैटलिस्ट की फॉर्म में धातु लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि धातु की सतह पर उसे हाइड्रोजन को अधिशोषित किया जाता है, तब वो रिएक्शन में भाग लेती है। तो अभी हमने विलेय और विलायक की अलग अलग प्रावस्था लिखी। अब हम फिर विलायक बदल देते हैं, जैसे अब हम कर देते हैं द्रव गैस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब बरसात के दिनों में देखा हो बहुत ज्यादा चिपचिपापन रहता है, उसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो होता ये कि जो वायु है उसमें नमी बढ़ जाती है, तो वो उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब विलेय वहां द्रव है और विलायक हमारी गैस है।
दूसरा अगर हम मान लें इसी में गैस और गैस, तो सबसे अच्छा उदाहरण है वायु, गैसों का ही तो मिक्सर है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात ये है कि इस पूरा जो टॉपिक लिखा गया है ये टाइप में, इसमें ध्यान रखना है कि विलयन होता है हमेशा समांगी, समझे। अब समांगी का मतलब इसमें इन एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो विषमांगी हैं। तो अगर मैं सही बात कहूं तो तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी द्रव द्रव, ठोस द्रव और गैस द्रव। ये जो विलयन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट विलयन है कि उदाहरण है, यानी ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, यानी द्रव विलायक रहना चाहिए, ये समांगी विलयन बनाएंगे। बाकी इसमें जो एग्जाम्पल थे उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी थे जिनमें विषमांगी था, क्योंकि विलयन हमेशा समांगी ही होता है। अब मेन बात आती है कि विलयन की जो कंसंट्रेशन है, जैसे मैं बताया था तनु विलयन, सांद्र विलयन, तो सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके क्या हैं। सांद्रता से मतलब होता है कि जो पदार्थ घोला गया है वो किस अमाउंट में घोला गया है और कितना उसमें हमने सॉल्वेंट लिया है, तो उस सबको हमें बताने के लिए उसे हम बोलते हैं सांद्रता। अब सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, मतलब हेडिंग ये है कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सबसे पहला है भार प्रतिशत। इसे हम W/W% बोलते हैं। ये 11th क्लास में भी है चैप्टर, इसका पहला चैप्टर में थोड़ा सा इसमें लिखा है 11th क्लास में भी। अब भार प्रतिशत को बोलते हैं W/W। देखो इसके सिंबल से ही पता चल रहा है, लिखा है हमने भार प्रतिशत यानी W/W। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं परिभाषित करूं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा भार प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता व्यक्त करती है। मतलब मैं डेफिनेशन बोल दिया हूं, लिख लेना, फॉर्मूले से बता दे रहा हूं। देखो अगर मैं इसे लिखूं तो भार प्रतिशत बराबर रहेगा विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और गुणा 100। लेकिन ध्यान रखना विलेय की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए और विलयन की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए, तो भार प्रतिशत निकल आएगी। अब जैसे मैं एक सवाल, इस पर सवाल बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं 10 ग्राम ए को 90 ग्राम बी में घोला गया, तो भार प्रतिशत में सांद्रता बताओ। तो सीधा सीधा सा मतलब है W/W% का मतलब है जो A है, यानी ये मान लो WA/WA प्लस WB इंटू 100। WA का मतलब 10 ग्राम, 10 प्लस 90 गुणा 100, ये कट जाएगा तो इसमें 10 आ जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और विलयन बनता है विलेय और विलायक को मिलाने के बाद। तो ए विलेय है और बी विलायक है, हमने विलयन नहीं बोला है। अगर मैं बोल देता कि 10 ग्राम ए को 100 ग्राम विलयन में घोला गया या 90 ग्राम विलयन में, तो फिर मुझे 90 रखना होता है, यहाँ 90 नहीं, तो 90 विलायक यहाँ क्या है विलायक। तो इसलिए विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और ध्यान रखना दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ग्राम में ही होनी चाहिए, तभी संतर सही आएगा। तो एक शब्द है भार प्रतिशत के पदों में सांद्रता। दूसरी इसी में है भार प्रतिशत के बाद एक होती है, एक कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं W/V%। अगर इसे तुम देखोगे तो इसमें फॉर्मूले से, सिंबल से ही पता चल रहा है, यानी विलेय की मात्रा बटे
विलयन का आयतन, मतलब विलय की मात्रा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन और गुणा 100। ध्यान रखना विलय की मात्रा ग्राम में रहेगी, विलयन का आयतन ml में रहेगा, गुणा 100 हो जाएगी, तो फॉर्मूले से सवाल हो जाएंगे। ऐसे ही एक इसमें है V अपॉन V परसेंटेज, जिसे हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। अब इसके सिंबल से ही पता चल रहा है आयतन प्रतिशत, मतलब विलय की मात्रा भी ml में और विलयन की मात्रा भी ml में और गुणा 100 होना, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता व्यक्त करती है। मतलब दोबारा से बता दूं, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता व्यक्त करती है। ये छोटी छोटी सी बातें हाई स्कूल में भी है, मतलब 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी है। अब ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म में आती है वो आती है जैसे मोलरता। ये पढ़ी है खूब, दोनों बार पेपर में भी आई है 11th क्लास में। मोलरता का मतलब होता है, जिसे हम मोलरिटी भी बोलते हैं, मोलरता का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैं मोटे तौर पे कहूं, मोल पर लीटर। मतलब डेफिनेशन ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई? मोलरता का मतलब है, डेफिनेशन में रिपीट कर दे रहा हूं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये मोल पर लीटर है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड में मिल जाता है कि क्या टेम्परेचर यानी ताप बदलने पर मोलरता बदल जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि जिसके अपॉन में लीटर हो, वॉल्यूम हो, वो चीजें टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती हैं। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव कभी दिख जाए तो मोलरता एक ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती है। ठीक है, डेफिनेशन में मैं बता दिया। अब इसके बाद एक शब्द आता है मोललता। ये क्या होती है, इसे देखते हैं। ये होती है मोल पर केजी सॉल्वेंट। अब ध्यान रखना, यहां मोल पर लीटर सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है और यहां सॉल्वेंट है। तो अब डेफिनेशन देखो, बिल्कुल सीधा सीधा सा वही है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक है विलयन नहीं, ध्यान रखना, सॉल्वेंट है ना कि सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल मात्रा विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल मात्रा विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे समझना है कि क्या टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो यूनिट या वो चीजें टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होती हैं जिनमें वॉल्यूम हो अपॉन में। तो अब ध्यान से देखो कि ये है मोल पर किलोग्राम, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर मोललता चेंज नहीं होती है। अगर मैं ऊपर वाली में देखूं तो भार प्रतिशत चेंज नहीं होगा। W अपॉन वी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगा और V अपॉन वी भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। डेफिनेशन मैं बोल दिया हूं, आराम से लिख लेना। एनसीईआरटी की बुक हो उसमें से लिख लेना। मुसीबत है, सब परेशान है इस बीमारी से। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से शायद ठीक हो, फिर रूटीन में वही क्लासें चलेंगी और सब आराम से पढ़ेंगे। जितनी भी दिक्कत होगी बाद में मिल बांट के सब सही कर ली जाएंगी। अभी तुम बस ये जो काम दिया है इसे करो और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की किताबों में होंगे वो देख लेना, और बाकी मैं कल बताऊंगा, है ना। और ध्यान रखो अपना, क्योंकि खतरनाक बीमारी है, पूरा विश्व जूझ रहा है इससे। तो इसलिए जो है ध्यानपूर्वक काम करना है। ठीक है, सब ध्यान रखो। और तुम समझ ही गए होगे मेरी आवाज से, मैं कैलाश
ठीक है, और मिल बांट के सब बात करेंगे, ठीक है, ओके।